ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक विशेष साक्षात्कार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। वसुधैव कुटुंबकम भारत की G20 प्रेसिडेंसी की थीम है, जिसका मतलब है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। भारत की G20 प्रेसिडेंसी हम सब के लिए एक अहम पल है। 9 और 10 सितंबर को G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है। G20 और भारत की कूटनीति, विदेश नीति के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट का मेन फोकस हमेशा ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट पे रहा है। दुनिया के बड़े देश इस सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं और बाकी बड़े देश भी इस समय रूस और यूक्रेन के युद्ध पर डिवाइडेड हैं। आपके विचार में ये G20 शिखर सम्मेलन के फाइनल आउटकम को कैसे प्रभावित कर सकता है? देखिए, अभी जो शिखर सम्मेलन जैसे आपने कहा 9-10 सितंबर को है, करीब एक महीना दूर है। इसके बारे में जो नेगोशिएशन जो होती हैं, ये स्वाभाविक है, ये अभी जारी है। तो जिनकी ये जिम्मेदारी है कि अलग अलग जो पहलुओं पर काम करें और उसको एक किस्म से एक जगह इसको पूरा ले आए, इसमें कुछ समय तो लगेगा। अब जो आपने जो वर्णन किया, मैं कहूँगा कि अभी जो है 2 किस्म के चुनौतियां हैं। एक जो विकसित और विकासशील दुनिया जो है, उनके बीच में जो तनाव तो नहीं कहूँगा, पर उनके जो अलग हित जो हैं और जो गैप जो है उनके बीच में कि, और ये जो हैं ये ज्यादातर आर्थिक मुद्दों पे होती है। तो जो विकासशील देश हैं उनको लगता है कि आज क्योंकि कोविड 2-3 साल महामारी में चले गए, उसके बाद ये यूक्रेन की युद्ध जो है इसका प्रभाव उन पे दिखाई दिया कि तेल की कीमत, खाद की कीमत, अनाज की कीमत, सब उनके इन्फ्लेशन पूरा बढ़ा उनके लिए। ये भी था कि कोविड के समय में जो व्यापार, जो कहते हैं ट्रेड डिसरप्शन, की व्यापार जो है पहले जिस तरीके से होता था वो हो नहीं रहा। तो अब जो पूरा विकासशील दुनिया जो है बहुत दबाव में है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपना कर्ज जो है वो चुका नहीं पाएंगे। उनको लगता है कि अपने सोशल प्रोग्राम में, वो हेल्थ पे हो या शिक्षा पे हो या सड़कें बनाने में हो, इनकी बजट उनको काटनी पड़ेगी। तो हमारी जो एक चुनौती है कि जो G20 के असली मुद्दे, जो मूल मुद्दे जो हैं, उनको हम उस पे फोकस कैसे रखें कि उसका इन लोगों की दर्द जो है, इनकी कठिनाई जो है, इसका हम कैसे सुझाव आपस में किस तरीके से इसके लिए हम सुझाव पाएं। दूसरा विषय जो है वो यूक्रेन के युद्ध के कारण है, जहां पश्चिमी देश हैं उनकी एक पोजीशन है और रूस जो है उनका कहना कुछ और है, और उनके बीच में जो विवाद जो है वो तो हम सब लोग जानते ही हैं। तो ऐसे मुद्दे जो हैं ये एक बीच का रास्ता नॉर्मली निकल आता है, ये कूटनीति से निकल आता है। पिछले साल इंडोनेशिया में भी यही समस्या थी और हम सब लोग इसमें, खाली अध्यक्षता इंडोनेशिया की थी पर हम जो हैं साथ मिले हुए थे क्योंकि हम अगले प्रेसिडेंट थे। तो हम सब लोगों ने मिलजुल के कहीं कुछ रास्ता निकाला। तो अगले महीने में ये देखना होगा कि ये सब विषय जो हैं, विकसित विकासशील वाला विषय, पश्चिम और पूर्व वाला जो यूक्रेन वाला विषय, कहीं इस सब में एक में तो हमें ऐसा कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए और दूसरे में कहीं ऐसा बीच रास्ता ऐसा कुछ निकल आए जिसमें सर्वसम्मति बन सके। G20 की अध्यक्षता में भारत ने ग्लोबल साउथ पे काफी ज्यादा जोर डाला है। हमारा काफी फोकस रहा है कि ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट के ऊपर। आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि ग्लोबल साउथ क्या है और इसमें हमारे क्या गोल्स हैं। देखिए, जो ग्लोबल साउथ जो है, ये शब्द ज्यादातर विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अगर आप दुनिया देखेंगे तो ज्यादातर ये इक्वेटर, ये दक्षिण में है, और हम इसीलिए ये शब्द ग्लोबल साउथ प्रयोग करते हैं क्योंकि ऐसे देश जो हैं वो दक्षिण अमेरिका में भी हो सकते हैं, दूसरे साइड वो पैसिफिक प्रशांत महासागर में हो सकते हैं, आसिया में हो सकते हैं, अफ्रीका में हो सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के बजाय आप एक किस्म से उनकी एक कॉमन पॉइंट आप निकाल रहे हैं। अब इन सब के समानता जो है वो है कि ज्यादातर इनके हित जुड़े हुए हैं कि ये सब चाहते हैं कि मान लीजिए कि क्लाइमेट एक्शन के लिए फंडिंग मिल जाए, या चाहते हैं कि सस्टेनेबल गोल, इसको आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा
रिसोर्सेज मिले, व्यापार के विषय में कि जो विकसित देश वो अपना मार्केट और खोले। तो अब ग्लोबल साउथ अगर हम इनको बांट दें कि दक्षिण अमेरिका आप दूर हो, अफ्रीका का कुछ अलग है, आसिया में हम लोग हैं, तो हमारी जो दुनिया के मैं कहूँगा राजनीति में इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव जो है वो उतना शक्तिशाली नहीं होगा। हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री का उन्होंने खुद सोचा कि देखिए G20 की अध्यक्षता हमने ये जिम्मेदारी 1 दिसंबर को सौंपा था, तो उनको लगा कि हम 20 तो होंगे G20 में, अब हमारे अलावा दुनिया में करीब करीब 200 देश हैं, तो हम 20 हैं। हम लोगों ने 10 और को अतिथि के रूप में बुलाया था, तो मान लो 30 हैं। तो करीब 170 ऐसे देश हैं जो वहां उपस्थित नहीं है, जिनकी आवाज जो है वहां नहीं पहुंचेगी। और जो विकसित हैं उनको पता है कि अपना कैसे देखना है, जो विकासशील हैं वो रह जाते हैं। हमारी सोच एक समावेशी सोच है कि हम जो है इनका एक सम्मेलन करें, इन सबसे पूछें कि भाई आपकी चिंता क्या है, आपकी पीड़ा क्या है, इसका एक निचोड़ निकालें, इसकी एक प्रायोरिटी बनाएं, इसको G20 के सामने रखें। और ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है ये प्रक्रिया थी ये करने के लिए। वैश्विक मंच पर भारत का स्थान तेजी से मजबूत होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कई बार अपनी बात आगे रखी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि जब आप आतंकवाद की बात करते हैं, इसको कैसे काउंटर करना है, इसको कैसे डीलेजिटिमाइज करना है, ये आज हमारे विदेश नीति की एक केंद्र बिंदु है। एक समय था कि दुनिया सोचती थी कि जो भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कारण जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी जो आते थे और यहाँ जो घटनाएं जो होती थी, उनको लगता था कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये कोई एक किस्म से दक्षिण एशिया की एक लोकल लड़ाई है। हमें कभी कभी ये भी ध्यान देते थे कि आपके यहाँ एक किस्म से ये लॉ एंड ऑर्डर टाइप प्रॉब्लम। पर क्या हुआ कि पिछले दशकों में दुनिया ने देखे कि हमारे खाली भारत में नहीं, बाकी जगह भी जो आतंकवाद की घटनाएं जो होती थी उसकी जो इंक्वायरी करते थे, कहीं न कहीं वो ट्रेल जो है पाकिस्तान में जाकर पहुंच जाती थी। एक तो हकीकत भी थी, दूसरे हमारे कारण, क्योंकि हम जो हैं इसके बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते थे। तो इसमें मैं कहूंगा कि एक तो दुनिया की सोच बदली है, पर तब भी दुनिया की सोच तभी बदलेगी जब वो देखते हैं कि जो आतंकवाद से जो परेशान है, जो चिंतित हैं, जो शिकार हैं आतंकवाद के, उनका रेस्पॉन्स क्या होगा। अगर हमें झेलना ही होगा, हमारे नसीब में लिखा है कि हमारे पड़ोसी ऐसे हैं, तो ये दुनिया हमें देखेगी और वो कुछ अपना भी मन बना लेगी अब इसके बारे में। अगर वो देखते हैं भारत भी बदल गया है और ऐसी घटनाएं होती हैं तो भारत जो है इसका कठोर जवाब देगा। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं कि दुनिया ने 26/11 के बाद एक दृश्य देखा और बालाकोट में दूसरा दृश्य देखा। तो दुनिया भी देखती है कि अगर पूरे देश की सोच जो है इसमें एक किस्म से हमारी यहाँ एक दृढ़ता के साथ हम जवाब देंगे और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है कि जो हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, तो दुनिया भी इसको और सीरियसली लेगी ना, ये तो स्वाभाविक है। और जब सीरियसली लेगी उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भी व्यवस्थाएं जो होती हैं, वहां की जो प्रक्रिया जो होती है, वहां आतंकवाद के खिलाफ मिलजुल के बाकी लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो आपने देखा होगा कि यूएन में जो जाने माने आतंकवाद जो हैं उनकी एक सैंक्शन लिस्ट होती है, तो उनका नाम डाला जाता है उसमें। बड़े बड़े मीटिंगों में आतंकवाद का खंडन किया जाता है और माने देश का नाम और जो आतंकवाद ग्रुप्स जो हैं जैसे एलईटी है या हिजबुल है या जैश है, तो उनका नाम भी लिया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो आपने वहां जॉइंट स्टेटमेंट में देखा था, या जो क्वाड की मीटिंग होती है या कोई बाकी जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ, तो इसका दबाव बनता है। और इसमें यह भी है कि आतंकवाद अकेला नहीं होता, कि इसके साथ बाकी जो गैर कानूनी जो सरकारें या ग्रुप्स जो करते हैं, गैर कानूनी उनकी जो व्यवहार होती है या जो उनकी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे स्मगलिंग होती है या ड्रग्स का होता है या काउंटरफीट करेंसी का होता है, ये सब मिले जुले, ये किस्म से एक पैकेज है। फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ता है। तो आजकल जैसे एक बहुत मैं कहूंगा मशहूर कॉन्फ्रेंस है नो मनी फॉर टेरर, तो अगर आप देखें खुद हमारे अपने नीतियों से, अपने रिस्पॉन्स से, जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं
जब हम एयर स्ट्राइक करते, जब हम खुल के एक किस्म से पाकिस्तान को दुनिया के सामने कहते हैं कि देखिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत से जवाब आएगा इसका, तो दुनिया भी देखती है, सोचती है, समझती है और समर्थन देती। तो मैं कहूंगा ये एक एरिया है जहां काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है पिछले दशक। 21वीं सदी एशिया की सदी है। एशिया की सदी को बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इसके कई पहलू हैं, उन पे आप अगर हमारे श्रोताओं के लिए प्रकाश डालें। हाँ, ये कहा तो जाता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि भारत का ही देखें कि मैं कहूंगा 20 साल पहले, 30 साल पहले हम 10 या 12 नंबर पे थे, अभी हम 5वें नंबर पे आ गए। विश्वास है कि हम तीसरे नंबर तक इसी दशक में पहुंच जाएंगे। पहले जो दुनिया की इकोनॉमी जो थी वो यूरोप पे निर्भर थी, जो विकसित देश जो हैं, पश्चिमी देश जो हैं, वही लोग चलाते थे। और उस समय जो था सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई संगठन था वो G7 की थी। अब आप देखते हैं कि G7 जो है वो G20 बन चुका है, और G7 है वैसे, पर उसके जो केंद्र स्थान जो है वो अभी G20 ने ले लिया है। और G20 में बहुत सारे ऐसे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज कहले जाते हैं और इसमें अशक है। और एशिया में भी, आसिया में भी ये कहा जाता है कि इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर ये सचमुच एशिया की सदी बनेगी, इसके लिए जो एशिया के सबसे जो बड़े देश हैं, सबसे शक्तिशाली देश हैं, और वो हैं भारत और चीन। तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारे रिश्ते जो हैं, क्योंकि ये चीन के एक नेता ने एक समय में कहा था कि जब चीन और भारत के रिश्ते जो हमारे कारण ही एशिया की सदी आएगी। अगर हमारे रिश्ते बिगड़ जाएं या एक किस्म से जो हम कहते हैं कि अब नॉर्मल हैं, आजकल असाधारण है, तो इसका असर जो है वो एशिया के भविष्य में भी दिखाई देगा आपको। तो हम तो चाहते हैं कि ये एशिया की सदी हो। हमें ये भी देखना होगा कि हमारे जो पड़ोसी वो अगर हमारे साथ कोऑपरेट करें, अगर रिश्ते उनके साथ ठीक चलें, जो उनके यहाँ से ऐसा कुछ नीति या व्यवहार नहीं होना चाहिए जो एक किस्म से एशिया की सदी को कहीं बिगाड़ देता है। सर, चलते चलते आपसे आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगी, स्वतंत्रता दिवस है, उस पर आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत साल मैं विदेश में था, तो लाल किला जाने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री वहाँ भाषण देते हैं, हमारी परंपरा है। 15 अगस्त जो है पूरे देश के लिए ये किस्म से त्योहार भी है, ऐसा भी अवसर है जिन्होंने बलिदान दिया स्वतंत्रता के संघर्ष में, उनको भी हम याद रखते हैं, पर हम आगे का भी सोचते हैं। तो ये किस्म से ये पास्ट का भी है, प्रेजेंट का भी है, फ्यूचर का भी है। और मैं कहूँगा इस साल मुझे लगता है कि देश में जो आत्मविश्वास, देश की जो अपेक्षाएं, और खासकर क्योंकि मैं अलग अलग प्रदेशों में जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी खासकर ऑप्टिमिज्म जो है ये उभर के आ रही है। हमें दिखाई देता है, स्टार्टअप्स में दिखाई देता है, स्किलिंग में दिखाई देता है। अगर हम बड़े बड़े चुनौती जो है, कोविड की चुनौती, एक किस्म से इसका हम मुकाबला कर चुके हैं। बहुत सारे देश हैं जिनकी इकोनॉमी लुढ़क गई थी, हमारे यहाँ रिकवरी भी हुई है। मैं आपके श्रोताओं को कहूँगा कि जब ये तिरंगा लहराया जाएगा, जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, तो हमें देश के बारे में विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। हमारे मन में बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अगले 5 साल में हम तीसरे नंबर तक जरूर पहुंचेंगे और वहां नहीं रुकेंगे। ये देश जो है एक किस्म से वी आर रियली ऑन द मूव टुडे, और इसकी ऊर्जा जो है, विश्वास है कि वो दिखाई देगा। समय के अभाव के कारण इस चर्चा को आज हमें यहीं रोकना पड़ेगा, पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का आकाशवाणी के स्टूडियो में आके इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक विशेष साक्षात्कार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।